यकीनन इस वक्त मुल्क की सियासी हालात जो है वो गोमगो के हैं। अनसर्टेनिटी हद से ज़्यादा है, यहाँ तक कि पार्लियामेंट डिसॉल्व हो गई है, मगर अभी तक ये मुश्किल है कि कहा जाए कि इलेक्शन कब होगी, जब कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल वाज़ेह है कि रेजोल्यूशन के बाद 90 डेज के अंदर इलेक्शन करने चाहिए। अब अगर डिलिमिटेशन होती है तो समझ में नहीं आता कि ये डिलिमिटेशन 1 महीने के अंदर पूरी हो सकती है या नहीं हो सकती। जब तक डिलिमिटेशन नहीं होगी तब तक नॉमिनेशन पेपर नहीं होंगे, प्रोग्राम इलेक्शन कमीशन का वाज़ेह नहीं होगा। तो अगर डिलिमिटेशन होती है तो मुझे बता दें कि इलेक्शन कब हो। और ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि मैं आपकी मेहरबानियों से, आपकी दुआओं से 35 साल से पार्लियामेंट में हूँ, मगर मैं भी कंफ्यूज हूँ। मेरी और हमारी और पाकिस्तान के लिए की इंटेलिजेंस जो है और सबकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरी और पार्लियामेंट्री निज़ाम होना चाहिए आइन के तहत, क्योंकि आइन जो है वो हमें गाइड करता है कि हमारा सिस्टम किस तरफ से कैसे आगे बढ़ना चाहिए। मेरी और भी एक सोच होती है कि आइन पार्लियामेंट ने बनाया है और आइन सुप्रीम है, हर अदारे को गाइड करता है, मगर बदकिस्मती से आइन से मारवा हमारी डिसीशंस आ रही है। महंगाई, बेरोजगारी, अनसर्टेनिटी, आइन पे अमल नहीं करना, फैसले इंसाफ नहीं मिलना, ये सारी चीजें हैं जो अनसर्टेनिटी पैदा कर देती है। और वो आज हम हैं। कानून मौजूद है, कहता है 90 डेज, और अब तक कौम कंफ्यूज है, आप कंफ्यूज है, बाहर कंफ्यूज है, अदारे कंफ्यूज है, क्या होगा क्या। आज तीसरा दिन है, चौथा दिन है, चीफ मिनिस्टर सिंध ओथ नहीं उठा सकता क्योंकि गवर्नर साहब बिजी हैं इस्लामाबाद में, जबकि उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जाए चीफ मिनिस्टर को ओथ दे और निज़ाम चल पड़े। 4 दिन से सिंध विदाउट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर चल रही है। ये कितनी बदकिस्मती है, कोई कहने वाला नहीं। कौन है जो उसको रोक रहा है, कौन है जो उसको जाने से पाबंदी डाली हुई है, कोई नहीं है। मगर अंदर की जो लड़ाई है वो ये सिचुएशन पैदा करती है। उनको देखना चाहिए। ये बहुत ही खतरनाक बात है। जहां ये भी हुआ कि गवर्नर को ओथ देना है, वो गवर्नर नहीं देता, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी हिस्से से निकाल के कि ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, तो आखिर ये तो नेशनल असेंबली का स्पीकर जाके लाहौर में ओथ देता है। जैसे प्रेसिडेंट नहीं है तो चेयरमैन सेनेट जो है वो प्रेसिडेंट बनता है, वो नहीं है तो डिप्टी चेयरमैन सेनेट जो है प्रेसिडेंट बनता है, वो नहीं है तो स्पीकर नेशनल असेंबली प्रेसिडेंट बनता है। एक कॉन्स्टिट्यूशन ने बिल्कुल क्लियरली वाज़ेह तौर पे लाइन अप किया हुआ है हर चीज़ को।
और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें बड़ी गाइडलाइन दी है, मगर हमने उससे फ़ायदा नहीं लिया। पहले तो पाकिस्तान के पास 73 से पहले आइन ही नहीं था, मन में शो आइन होता था। यही लड़ाइयाँ थी बार की, यही वकला की लड़ाइयाँ थी। उस वक्त वकला लड़ते थे और उस वक्त सियासतदान भी वकला होते थे, वकील सियासतदान बनते थे और वकील ही मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बनते थे अमूमन, चाहे वो लियाकत अली खान हो, चाहे जुल्फ़िकार अली भुट्टो हो, चाहे ख्वाजा नाज़िमुद्दीन हो, शहीद सहरवर्दी हो, ये बनते थे। ये तो 58 के बाद एक सिचुएशन चेंज हुई। इसका मतलब यह है कि वकील जो है वो बेसिकली कानून को जानता है और कानून के दायरे में रहते हुए रियासत को चलाता है। तो वो चीजें भी सारी ऐसे ऐसे खत्म होती गई। जब इस मुल्क में आई तो बहुत से लोग नाखुश थे, मगर पार्लियामेंट का स्पिरिट देख लें आप कि अक्सरियत से 18वीं तरमीम नहीं पास की हमने। हमारी कोशिश थी कि पार्लियामेंट की 18वीं तरमीम भी पाकिस्तान के 73 के आइन के तहत यूनानी मसली हो, और वो यूनानी मसली हुआ। एक ढाका की सहाफ़ी ने एडिटोरियल लिखा कि 18वीं तरमीम अगर 68 और 69 में आ जाती तो बांग्लादेश नहीं पड़ता, पाकिस्तान होता। हम सियासतदानों ने दूर की सोच के ये कहा कि हमें पाकिस्तान चलाना है और ये फेडरेशन है। फेडरेशन को जब तक हम स्ट्रांग नहीं करेंगे तब तक जो है वफाक मूव नहीं कर सकता। इसलिए 18वीं तरमीम में सबसे ज्यादा अख्तियारात सूबों को दिया गया। के बाद ये फैसला हुआ कि सुप्रीम कोर्ट की 2 कोर्टें होंगी, एक कॉन्स्टिट्यूशनल, एक क्या कहते हैं इसको, अपीलेट सुप्रीम कोर्ट, फेडरल कोर्ट। 2008 की बजट पे अगर आप गूगल पे जाएंगे, 2008 की बजट को निकालेंगे, उधर से जुडिशरी की बजट में जाएंगे तो आपको 27 सुप्रीम कोर्ट के जजेस की डिजाइन मिलेगी जिनकी तनख्वाहें भी अप्रूव की गई। आपको ये मिलेगा कि जो जजेस होंगे वो किसी चैम्बर से नहीं होंगे, वो पार्लियामेंट जजेस अपॉइंट करेंगे, वो द कंसल्टेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस एंड हाई कोर्ट। अगर पार्लियामेंट जजेस अपॉइंट करती है तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं पार्लियामेंट का कि पार्लियामेंट कंप्लीट होती है स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कमेटीज के साथ। वो ना हो तो पार्लियामेंट नहीं है। हम जब स्टैंडिंग कमेटीज में जाते हैं वहां कोई पार्टी नहीं होती, पार्टी का जिक्र भी नहीं होता, वो जनरल डिस्कशन पे हम आ जाते हैं। बीएससी का मैं चेयरमैन रहा, 5 साल के अंदर एक मर्तबा भी ये नहीं हुआ कि ये पीपुल्स पार्टी के आदमी को नुकसान पहुंचेगा या पीपुल्स पार्टी के पॉलिसी को नुकसान पहुंचेगा या नून की पॉलिसी को नुकसान पहुंचेगा। एक मर्तबा अगर वो पास हो गया था, अगर वो खत्म नहीं किया जाता 19वीं तरमीम में, तो आज हर वकील को ये पता होता कि मैं कॉम्पिटेंट हूं, पार्लियामेंट में अप्लाई करूंगा, जजेस की वैकेंसी है और मुझे चांस मिल सकता है। और जो पार्लियामेंट अपॉइंट करके भेजेगी वो न्यूट्रल जजेस होंगे।
किसी के इशारे पे नहीं चलेंगे, किसी के अप्रोच में नहीं आएंगे। दूसरा अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि 127 जजेस को हटवाया गया। हटाया हम नहीं, मैं बिल्कुल क्लियर करता हूं, मगर क्यों हटाया कि लाहौर से एक बहुत बड़ा जुलूस चला कि 18वीं तरमीम की ये शिकें खत्म की जाए। किसने ये जुलूस निकलवाया, किससे निकलवाया, कौन था वो लोग, कौन था वो शख्स जिसने ये कहा कि ये करवाओ? आज वो नहीं है, मगर दबाव देके पार्लियामेंट को मजबूर किया गया कि हमें 18वीं तरमीम की वो शिकें निकालनी पड़ी। 27 जजेस से फिर 17 हो गए। एक बहुत लंबी कहानी है, मगर पहले अदलिया, हाँ अदलिया से बहुत से डिफॉल्ट हुए हैं। मैं कहता भी हूँ, आप भी कहते होंगे। 58 में जस्टिस मुनीर की डिसीजन ने हम सबको यहाँ खड़ा किया। वो डिसीजन नहीं होता तो आज पाकिस्तान कहाँ पे होता, ये तस्वीर नहीं कर सकते। उसके बाद बहुत से वाक़यात ऐसे आए जिसमें जुडिशली मर्डर पहली मर्तबा दुनिया में हुआ, जिसका एतराफ़ सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने किया कि हाँ हमसे ये मर्डर करवाया गया। अब जब जुडिशरी इस हद तक आगे चली जाए, और जुडिशरी यहां तक भी आगे चली जाए कि एक डिक्टेटर को, मुझे इजाजत है ना बात करने की? जी जी। एक डिक्टेटर को जो शब खून मारे एक डेमोक्रेसी के ऊपर, उसको अदलिया पावर देती है कि इनवर्दी यू आर अ चीफ एग्जीक्यूटिव। इन द कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। जो जुडिशरी फुल कोर्ट को भी पावर नहीं है, वो पावर दे दी। एंड यू आर अ प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। जब इस किस्म के डिसीजंस आएंगे तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? सियासतदान बेचारा क्या करेगा? फिर मजबूर हो जाते हैं। तो हमें सबको मिलके, सारे अदारों को, वकला को, मुल्क की इंटेलिजेंस शाह को, हर पढ़े लिखे आदमी का फर्ज बनता है कि अपनी रियासत को बचाए। और उसी वजह से करप्शन का भी दौर पकड़ते गए। यहां ऐसे भी हुआ कि एक डिक्टेटर आया जिसने नाम नेहाद मुलायत का स्लोगन दिया, शरीयत के नाम से इस्लाम को एक्सप्लॉइट किया। हर दुनिया का बुरा काम उस शख्स ने करवाया लोगों से। अनफॉर्चुनेटली आज उसकी बरसी भी है। उसने वो कुछ किया जो आज आप और हमारी आने वाली नस्लें वो भुगतेंगी। उस शख्स ने आपको मीन पाकिस्तान के अवाम को 81 में अफगान जंग में धकेल दिया, और आज 42 साल हो गए हैं। आज हम दहशतगर्दी का भी निशान है। आज हम हीरोइन कल्चर, आइस, पता नहीं क्या क्या निकल पड़ा है उनका भी। वरना पहले जमाने में क्या था, ज्यादा जो नशा था, सॉरी मीडिया भी है, वो भंग।
ज्यादा बुरा में बुरा नशा विस्की, बस ये नशे थे, या चर्च या अफीम। आज क्या चीजें हैं, घरों के घर तबाह हो गए उन नशों से, वो उसकी पैदावार, एक कल्चर को तबाह कर दिया उसने, एक सोसाइटी को खत्म कर दिया उसने। मगर यह भी मैं कहता चलूं बड़े दावे के साथ, और आपको भी इजाजत है तो मुझसे पूछ सकते हैं आप कि पॉलिटिकल पार्लियामेंट्री सिस्टम 18 महीने, 38 महीने, 36 महीने, 3 साल, 30 महीने चलता रहा, मगर उसके बावजूद ये दावे के साथ कह रहा हूं मैं कि पाकिस्तान जो आज मौजूद है उसमें आज जो कुछ हुआ है उस 35 साल में हुआ है, बाकी किसी साल में यही हुआ है, क्लैशनकोव कल्चर, मारना, कोड़े, जेल, लाठियां, अदालों को खत्म करना, ये हुआ है। 35 साल में आज पाकिस्तान को जिस सूरत में आप देख रहे हैं, सियासतदानों ने आपको दिया। मुझसे पूछ सकते हैं कि आप उस 40 साल में ये भी हुआ, तो ये बात साबित होती है कि वर्स्ट डेमोक्रेसी इज बेटर देन गुड डिक्टेटरशिप। जमहूरियत कितनी भी बुरी हो, अच्छी से अच्छी आमरीत से अच्छी है। आप गिरबान तो पकड़ सकते हैं, सवाल तो कर सकते हैं, मीडिया के पेजिस काले नहीं निकलते, किसी को ताकत नहीं, किसी को यह हिम्मत नहीं कि मीडिया पे पाबंदी लगाई जाए, मगर डिक्टेटर के दौरों में ये हुआ है। आपके बोलने पे पाबंदी, आपके कहने पे पाबंदी, और आप लोग जेलों में गए हैं ऐसी बातों में, बाहर में आपने पीछे से की है, पकड़ी गई वकील को, जैसे वकील निकले 6-7 पकड़ के अंदर कर दिए कि आपने ये बात की है बाहर। भाई बाहर में की है ना, जलसा तो नहीं किया। तो ये सारी सिचुएशन जो डेवलप आज है उससे हमें बचना चाहिए। मैं खुदारा अपील करता हूं पाकिस्तान के सारे अदारों को, खुदा के वास्ते पाकिस्तान की रियासत को बचाओ। अगर पाकिस्तान की रियासत नहीं है तो सच्ची बात हम भी नहीं है। अगर कोई खुशफहमी में है कि सूबे बनेंगे, अलग अलग हो जाएंगे और खुशहाल रहेंगे, नहीं, हम गुलाम रहेंगे। हमेशा बड़ा हाथी छोटे गीदड़ को अपने पांव तले रौंद देता है, छोटे से जानवर को हाथी। हमारे सामने हाथी बैठे हुए हैं, हमारे सामने बड़ी बड़ी ताकतें हैं, न्यूक्लियर ताकतें हैं बैठी हुई हैं, और ये वो मुल्क है जो इसका कोई बच्चा बेरोजगार नहीं रह सकता, मगर हमारी नाकामियों की वजह से, हमारी नाअहलियों की वजह से आज हम इस जगह पे खड़े हैं। आपको याद, किसी को शायद 1% आप में से किसी को पता हो, 1% जो भी हम बैठे जिसने तारीख पढ़ी होगी, 1951 में या 50 में पाकिस्तान की इकोनॉमी ये थी, बावजूद हम अलग हुए थे, उस वक्त 2 रुपए इक्वलेंट टू $1 था। पाकिस्तान ने जर्मनी को एड दी थी 20 करोड़ रुपए, उस वक्त के $10 करोड़ एड दी थी। पाकिस्तान के पिया ने एक जहाज दिया एक मुल्क को, उसमें स्टिकर लगाया ईके का। ईके का मतलब पता है क्या है? ईके का पता है मतलब क्या है? एमिरेट्स कराची।
एमिरेट्स कराची, क्योंकि वो कराची से जहाज गए। आज उनके पास 600 बड़े जहाज है, हमारे पास 17 जहाज है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान 60s में ये पोजीशन थी पाकिस्तान की। आज तो हम किसी मुल्क के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के लिए रेड कारपेट इस्लामाबाद को रंगारंग कर देते हैं, वेलकम करते हैं, और उनके साथ करना भी चाहिए। वो हमारे दोस्त हैं, हमारे मेहरबान हैं, हम पे इन लोगों ने बड़ी मेहरबानियां की बुरे वक्त में, हर बुरे वक्त में। वहां हमारा जहाज जाता है पीआई का पहली मरतबा, उस जहाज को रिसीव करने के लिए चुंगल अपना माउदर चुंगल आता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ रिपब्लिक ऑफ द चाइना रिसीव करने आता है। ये पाकिस्तान था, वो आज का पाकिस्तान। जो भी आता है हमें गालियां दे देता है, कोई हमें भीख मंगिया कहता है, जबकि हमारे पास क्या है, सोना भी है, चांदी भी है, लोहा भी है, पानी भी है, सीलन भी है, दरिया भी है, समंदर भी है, बंदर भी है। क्या चीज हमारे पास नहीं है? फूड बास्केट सबसे बड़ी बात है हमारे पास। और इन सारी चीजों के बाद हम मोहताजी का कशकोल लेके चलते हैं। और सबसे खतरनाक बात है जहां पे हुकूमत भी तवज्जो नहीं देती, और मैं बोल बोल के थक गया हूं मीडिया पे, आज आपके पास भी, कि खुदा के वास्ते पॉपुलेशन पे कंट्रोल करो। 1995 में मैं चाइना गया। जब मैंने वहां बताया कि हमारी इस वक्त पॉपुलेशन 11 करोड़ है, तो वो हिल गए 95 में, और अब तो हम 24 करोड़ हो गए। अब 24 करोड़ के लिए पानी चाहिए, फूड बास्केट चाहिए, एजुकेशन चाहिए, हेल्थ चाहिए, एनवायरनमेंट चाहिए। और 2030 तक कहते हैं कि ये 30 करोड़ हो जाएगी। हमने कोई प्लान भी नहीं किया, तो क्या करना चाहिए? मैं जब लीडर ऑफ अपोजिशन था तो मैं पौना घंटा प्योरली पॉपुलेशन पे बात करता था। एक दिन मुझे इसाक डार ने कहा, फाइनेंस मिनिस्टर था, मैं मीडिया पे बात कर रहा हूँ, कि शायद आप ये बात तो आप तो हमेशा करते हैं, तो इसका रास्ता बताए ना क्या है। बात उसकी सही थी कि भाई तनकीद तो करते हो, पॉपुलेशन को कम तो करते हो, रास्ता बताओ। तो मैंने कहा रास्ता है, बिल्कुल है। वो ये है कि आप इंसेंटिव दे, रोके नहीं कि न करो, दवाई नहीं दे, दूसरी चीजें भी न दे, रोके इस तरीके से कि इंसेंटिव दो। इंसेंटिव क्या दो कि पहला बच्चा पैदा हो 5,000 रुपए स्टेपिंग दे, दूसरा बच्चा पैदा हो 5,000 स्टेपिंग दे, तीसरा बच्चा पैदा हो 10,000 खत्म। खुद गरीब, क्योंकि पॉपुलेशन की ग्रोथ जो है वो पॉवर्टी की वजह से होती है, पॉवर्टी की वजह से, बेरोजगारी, गुर्बत की वजह से होती है। जब उनको 10,000 मिलेगा तो वो अपने शोहर को लात मारेगी कि भाग इधर से, ख्याल कर। वो 2 बच्चे से ज्यादा नहीं करे, क्योंकि नौजवान जो हमारे शहरों के बच्चे हैं वो तो अभी नहीं करते। वो तो कहते हैं एक बच्चा जब 13 साल का होगा तो दूसरा बच्चा फिर पैदा करे। वहां प्रॉब्लम नहीं है। पार्लियामेंट के डिसीजन को डिसोन किया जाता है। होना ये चाहिए कि अगर पार्लियामेंट कोई गलत कानून पास करती है तो पार्लियामेंट इंटरप्रेट करती है, सिर्फ कोर्ट इंटरप्रेट करती है।
इंटरप्रेट करने के बाद अपने रिमार्क्स देके पार्लियामेंट के अंदर वापस भेजना है और पार्लियामेंट फिर उसको रीडिज़ाइन करती है, विजिट करती है, क्या करती है वो उसकी मर्जी है। क्योंकि पार्लियामेंट जो है वो मदर ऑफ द इंस्टीट्यूशन है। मगर दुख से कहना पड़ता है कि आइन के होते हुए भी हम अपने इश्यूज को प्रॉपर लाइन अप करने में नाकाम रहे हैं। मैं आपका शुक्रगुजार भी हूं, जो मुझे पहले कहना चाहिए था कि सक्खर हाई कोर्ट बार, डिस्ट्रिक्ट बार, जो मेरे ऊपर एक झूठे केसेस बनाए गए, उसमें मेरे साथ खड़े रहे और रेजोल्यूशन भी पास की। आप यहां से अंदाजा लगाएं, मैं माफी के साथ कह रहा हूं और खुल के कह रहा हूं कि मैं 2 साल 1 महीना जेल में रहा, तकरीबन 14 महीने से मैं सुप्रीम कोर्ट में बेल के लिए जाता रहा और डेटे देते रहे। और फिर यह भी हमने देखा और आपने भी देखा कि सुप्रीम कोर्ट में किसी शख्स का केस लगता था तो 7.5 मिनट के अंदर उसको बेल मिल जाती थी। मैं किसी और लंबी बातें कहानियों में नहीं जाऊंगा, वो तो आपको खुद भी पता है कि क्या पोजीशन है। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वो निज़ाम को तबाह कर देते हैं, रियासत को तबाह कर देते हैं। अदारे जब हट के काम करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से हट के काम करते हैं, ऑन हिज ओन डिसीजन लेते हैं, अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन डिसीजन देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करते हैं, तो दूसरा अदारा उसकी पैरवी करता है, फॉलो करता है। इस तरीके से रियासत का जो निज़ाम है वो गड़बड़ हो जाता है और उससे नुकसान क्या होता है, उसका बेनिफिशियरी कौन होता है, उसका लूजर कौन होता है। लूजर जो है वो मुल्क का अवाम होता है। रियासत जब कमज़ोर हो जाती है तो सबसे ज़्यादा नुकसान मुल्क के लोगों को पड़ता है।